मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में की देश की उपलब्धियों पर चर्चा। कारगिल विजय दिवस से लेकर आईएनएस महेंद्रगिरी तक का किया जिक्र। रायपुर में मन की बात सुनने के लिए सामूहिक समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर सुना प्रोग्राम। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने उतरे थे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। रायपुर में अब 12वीं हिंदी पेपर लीक पर छात्रों ने घेरा इस्तीफे की मांग तेज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में थैंक यू राहुल गांधी के पोस्टर। इस्तीफे को बताया युवाओं की जीत। और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। कई बड़े चेहरे बीजेपी का माहौल बनाने के लिए पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने रैली से किया खिताब। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 136वें एपिसोड से खिताब किया। उन्होंने सबसे पहले कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा, कारगिल विजय दिवस ऐसी तारीख है जिसे याद रखने के लिए दिन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम ने देश के युवाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे युवा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड दुनिया की सबसे अच्छी प्रतियोगिताओं में से एक है जिनमें बड़ी तादाद में हमारे छात्र हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड हुए। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन भी किया। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम विष्णुदेव साय ने मन की बात प्रोग्राम सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज सौभाग्य का विषय है कि हम सब ने पीएम मोदी का मन की बात का 136वां एपिसोड सुना और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन हमें हासिल हुआ। सीएम साय ने कहा, आज भी पीएम मोदी ने अपने प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कई जिलों और शहरों का जिक्र किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 136वां एपिसोड हम सभी लोग फाफाडी मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुने हैं और फाफाडी मंडल इसका आयोजन किया था। तो सबसे पहले हम फाफाडी मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज जी, हमारे खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी और हमारे संगठन के लोग, इस मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख, सबके साथ आज ये मन की बात सुने हैं और
बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्र पट मिला है वो सब का जिक्र करते हैं। आज भी कैच द रेन उसमें कोरबा का उन्होंने जिक्र किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और उन्होंने आज आह्वान किया है कि आने वाले गणेश पूजन में हम सभी लोग अपने प्रदेश की, अपने गांव की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें, स्वदेशी को अपनाएं। तो इस तरह से हर बार मन की बात में वो 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को लेकर देश भर के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने इसे जन भागीदारी, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण का एक सही जरिया करार दिया। एनडीए के नेताओं ने कहा कि ये कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठकर देश के आम नागरिकों के प्रयासों, नवाचारों, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी उत्पादों और समाज के पॉजिटिव कामों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने सकारात्मक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम संकल्प की भी सराहना की। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से इस देश में क्या कुछ अच्छा घटित हो रहा है, वो सकारात्मक बातें जो कि संपूर्ण देश को और समाज को प्रेरणा देती हैं, वो बताने का एक बहुत सार्थक प्रयास किया है। और हर समय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कुछ नया इंफॉर्मेशन भी देती है, संदेश भी देती है और प्रेरणा भी देती है। जिस प्रकार से एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के माध्यम से संपूर्ण देश में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण बचाने का जो संदेश समाज तक गया है, जिस प्रकार से प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण को नियंत्रण करने वाला संदेश है, किस प्रकार से बहनों द्वारा बहुत छोटे से प्रकल्प के माध्यम से हर्बल चाय के मैन्युफैक्चरिंग का मामला, ऐसे अलग अलग विषय पर नरेंद्र मोदी जी ने आज बात की है। और आज हमने साधु संतों के साथ मन की बात सुनी है। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। आशुतोष तिवारी जी विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेंगे। जनता ने पूरा मन बना लिया है कमल खिलाने का। जंतर मंतर पर 36 दिनों के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। 12वीं क्लास का पेपर रायपुर में लीक हो गया। दरअसल हिंदी का यह पर्चा था। इस पेपर लीक के मामले को लेकर अब गजेंद्र यादव की मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। रायपुर के सड़कों पर जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर बड़ी तादाद में छात्र जमा हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए अब छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारी मांग ये है कि छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा व्यवस्था को सुधार होना चाहिए। साथ ही हम रीरिंट मामले में जो हमारी जगदलपुर की बहन थी हरिका राव नायडू, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार की तरफ से अभी तक उनको कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। गजेंद्र यादव जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सुबह सुबह बयान में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि उनको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। तो खुद के शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ऐसी हालत हो चुकी है गजेंद्र यादव की कि आत्मानंद स्कूलों में जर्जर हालत है, साथ ही शिक्षकों की कमी है। तो छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए हम गजेंद्र यादव जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और यहाँ से हम सभी साथी राज्यपाल जी को ज्ञापन देने
तो सुनिए अब छत्तीसगढ़ के एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सिस्टम बहुत बड़ा होता है, इसमें हजारों कर्मचारी होते हैं और कहीं भी लीक पॉइंट हो सकता है। मंत्री कभी नहीं चाहता कि गड़बड़ी हो। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर पलटवार भी किया है। देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इस पूरे जो नीट परीक्षा का जो लीकेज को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूं। क्योंकि हमने देखा है कि एनईपी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी लाए हैं बहुत लंबे समय बाद, देश आज़ादी के 70 वर्ष के बाद, जो हम मैकाले के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उठाया है। आज लोग अक्षर ज्ञान के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, इन सब के अलावा योग, खेल कूद सबको नए स्वरूप में उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में लाया है। और उनका जो कार्य इतना बेहतर, शानदार है। मैं तो शिक्षा मंत्री में देखता हूँ जितना प्रोग्रेस अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में है, इतिहास में कभी इतने काम नहीं हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा तो व्यक्तिगत आग्रह है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का बयान दुर्भाग्यजनक है। उनका बयान युवा विरोधी है, छात्र छात्रा विरोधी है। एक तो पेपर लीक का जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, पूरी सरकार है, और उनकी जगह पे इनका समर्थन मैं समझता हूं एक युवा और छात्र विरोधी बयान है। उन्हें तो युवा और छात्राओं से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में 10,463 स्कूल बंद हो चुका है और अतिथि शिक्षक धरने पर है, डीएड अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, और कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी सिंगल शिक्षक भी नहीं, सिंगल शिक्षक के भरोसे चल रहा है। उनको सुधारने के जगह शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान से ऐसा लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के जनता और जैन जी को कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांगनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं और जेनजी की जीत है। मोदी सरकार बच्चों के आगे झुक गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये देश भर के छात्रों की जीत है, जेएनजी की जीत है। ये हार है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। छात्रों के बीच में न इनका डंडा चला, न आंसू गैस चला, न पेलेट्स चले। छात्र डटे रहे। जो ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, वो सब की हार 12 साल में जो ये खड़ा किए थे पूरे देश भर के लोगों को डराने का। ये छात्र जो 18 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इनके सारे जो
असलहा है, इनके जो योजना है, इन्होंने जो 12 साल में खड़ा किया था, सबको छात्रों ने ध्वस्त कर दिया। हिंदी की एक मशहूर कहावत है, कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। युवाओं ने देश के शिक्षा मंत्री को आखिरकार झुकने पर मजबूर किया, लेकिन बीजेपी के कई नेता इस खबर को डाइजेस्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने इस खबर पर कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने असल में उन विदेशी ताकतों की योजनाओं को नाकाम किया जो देश में हिंसा भड़काकर बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे हालात पैदा करना चाहती थी। यानी कैलाश विजयवर्गीय ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को राष्ट्रीय हित से जोड़ दिया। करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे, और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो नेक्स्ट सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है कि हम कहीं पर भी हों, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे ख़त्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, और उन सब के मंसूबे ख़त्म कर दिए जो विदेशी ताकतें यहाँ पर अस्थिरता पैदा करना चाहती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी दिल्ली के सेंट्रल इलाके में थैंक यू राहुल गांधी लिखे पोस्टर लगाए गए। पोस्टर्स में इस्तीफे को छात्रों युवाओं की जीत बताया गया। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने भी जश्न मनाया और कई विपक्षी नेताओं ने इसे जन दबाव और छात्र आंदोलन की जीत करार दी। देखिए, दिल्ली नहीं देश भर के अंदर जेनजी की, युवाओं की, स्टूडेंट्स की आवाज राहुल जी ने बुलंद करी। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर सड़कों पर भी, चाहे वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठने की बात रही हो, प्रेस के सामने आप लोगों के समक्ष उन पीड़ित परिवारों की आवाज, छात्रों की गूंज अभियान के तहत पेपर लीक की और एक एग्जाम कैलेंडर की मांग करते हुए सबसे प्रमुख मांग की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। फिर उसके बाद पूरे देश भर के अंदर छात्रों की गूंज के कार्यक्रम, एक अभियान जो कांग्रेस पार्टी रन कर रही है, राहुल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूं, किसी विपक्ष के नेता ने सबसे मुखर होकर सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ी तो राहुल जी ने लड़ी है। कांग्रेस जन की, आम जन की, स्टूडेंट की आवाज बन के राहुल जी ने ये साथ जेनजी का दिया। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने में और इस लड़ाई को आगे जारी रखने में अभी भी हमारी दो मांगे पेंडिंग है कि अमित शाह की माफी इसके अंदर सबसे प्रमुख मुद्दा है। और राहुल जी ने भी आज एक ट्वीट लिखकर जारी करके कहा है कि अभी भी बच्चों पर चोट आना, लाठीचार्ज, टीयर गैस, पैलेट गन का इस्तेमाल करना, उसकी माफ़ी नहीं हुई है। उसके लिए भी अभी भी लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो पुलिस की कार्रवाई, एजेंसीज की कार्रवाई लगातार सरकार की जा रही है बच्चों पर, युवाओं पर, कुछ चुनिंदा संगठनों पर, वो भी गलत है। उसके लिए राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक जेनजी की उम्मीद बन के राहुल जी उभरे हैं, उसी के लिए आज पोस्टर्स आप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपोजिशन के कई नेताओं के बयान लगातार आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का बहादुरी से मुकाबला करने वाले जेनजी को इस्तीफे के लिए मजबूर करने पर बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये बात को मत भूलिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में काफी बड़ी तादाद में छात्रों को संबोधित किया था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे नीट में हो रहे घपलों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब बातों पर उन्होंने चर्चा की थी। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष आए, उन्होंने भी ये मांग रखी और जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और उनके समर्थन में सोनम वांगचुक जी, जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, मैं अभिजीत दिप्टे को तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ
उन्होंने एक नई एक पार्टी बना के लोगों को एक दिशा दी है। और वहाँ का जो जेन जी है, जेन जी का मतलब जिस युवा का जन्म 1997 के बाद हुआ वो जेन जी है। उन्होंने इसको पकड़ लिया और जिस बहादुरी से ये जेन जी ने मुकाबला किया दिल्ली पुलिस का। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इस कड़ी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कई बीजेपी के बड़े नेताओं का दतिया पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी। उधर नरोत्तम मिश्रा भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार तक सिमट कर रह गई है, चरम सीमा पर है और अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है। और 30 तारीख को होने वाले जो मतदान होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवार भाई आशुतोष तिवारी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं, जनता निर्णय दे देगी। चुनाव में जिस प्रकार का माहौल है, आज में हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी के साथ हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी सहित पूरे हमारे भारत सिंह कुशवाहा से लगा करके सारे नेताओं के साथ यहाँ वोट की अपील करने आए। उदगमा मंडल के अंदर भारी उत्साह और जोश के साथ हम निश्चित विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, दतिया की जीत विकास के लिए हम सबके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गरीब आदिवासी और वंचित परिवारों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बिल्कुल, आज नकटी मामले को लेकर गठित उन कमेटी के साथ हमारी बैठक हुई और कांग्रेस पार्टी गंभीर है नकटी मामले को लेकर। उनकी हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से इस बरसात के सीजन में बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, कई गरीबों का घर 85 घर तोड़ दिए गए। कलेक्टर से भी उन्होंने कलेक्टर ऑफिस भी घेराव किए, चर्चा किए, मुख्यमंत्री निवास घेराव किए, थाना घेराव किए और राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी से भी मुलाकात किए। मतलब लोकतांत्रिक रूप से उन्होंने हमारी कमेटी के साथ हर बात पहुंचाई, लेकिन सरकार उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की वो अभी तक मुख दर्शक बन के बैठी हुई है। इसको लेकर चर्चाएं हुई है कि नकटी के मामले में कांग्रेस पार्टी उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी। कारगिल युद्ध के वीर योद्धा विजय कुमार डागा ने 27 साल पुरानी यादें साझा करते हुए जंग के दर्दनाक पलों को याद किया। उन्होंने कहा, हम और हमारे साथी बस 2 मिनट पहले तक हंसी मजाक कर रहे थे, परिवार के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल वे शहीद हो गए। वे पल बेहद दुखद, स्तब्ध कर देने वाला और जिंदगी बन रही भूलने वाला पल था। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर जवानों का बलिदान हमेशा देश को प्रेरित करता रहेगा। लड़ाई का क्षेत्र था और सभी को जैसे इन्फेंट्री बटालियन के ट्रूप्स होते हैं उनको अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसा जैसा जगह रहता है उसके हिसाब से कंपनी सेक्शन उसके तहत हमारे को निर्धारित किया जाता है कि इस ट्रूप्स के साथ में इस पोस्ट में ये इतने लोग रहेंगे। तो वैसी था, लड़ाई चल रही थी। एक तरफ फायर का रोज का मूवमेंट था, रोज फायर देखना होता था और हमारे नीचे रोज की रिपोर्ट देना रहता था। तो उसी दिन का एक ऐसा सुबह सुबह का समय है कि मेरा और मेरा एक मित्र अपने ही बंकर में हम लोग बैठे थे और पानी को लेकर के एक बहस हो गई कि आज पानी लेने तू जाएगा या मैं लेने जाऊंगा। तो उसने बोला, भाई मैं रोज जाता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला, नहीं मैं भी कल गया था तो तू जा। तो उसमें मेरे जो और अन्य 4 साथी और थे और एक मेरा साथी जो दूसरा जो हम लोग जाने वाले थे, तो हम लोग को आदेश मिला कि नहीं तुम लोग पानी लेने जाओगे। तो हम लोग पानी लेने नीचे उतरे ही थे कि उतने में ही जो फायर का ऑर्डर हुआ था उस समय पाकिस्तान की तरफ से जो आरटी के बम्बारमेंट होते हैं, जिसको हम लोग भारत में बोफोर्स का बम बोलते हैं, आरटी का बम बोलते हैं, उसी तरह से तोपखाना का बम बोलते हैं। तो पाकिस्तान ने अचानक से हमारे पोस्ट का ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद लगातार 3
गोले दागे, जो हमारा बंकर का एकदम निशाना था, तो जो थोड़ा बहुत लेफ्ट गिरा, एक राइट गिरा, पर जो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रिहायशी इमारत के बोरवेल में सीवर का पानी मिलने से हड़कंप मच गया। दूषित पानी के चलते कई परिवारों के लोग बीमार पड़ गए। नगर निगम ने बोरवेल के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था शुरू कर दी है। देखिए यह रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रिहायशी इमारत में बोरवेल में सीवर का पानी रिसने से स्वास्थ्य संबंधी चिंता पैदा हो गई है, जिससे कई परिवारों ने बीमारी की शिकायत की है। यहाँ पे लास्ट 15 डेज से पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लास्ट 7 दिन से तो हमारे घर पे ही सब बीमार है। मेरा बच्चा 12 साल का है, उसको इतनी दस्त लग गए। मेरे हस्बैंड को सलाइन चल रही है, मुझे भी इतनी प्रॉब्लम्स हो गई और सब लोग परेशान है। बिल्डिंग में 18 फ्लैट है, उसमें से सारे के सारे मेंबर सबको प्रॉब्लम है। यहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए सबके यहाँ एकदम ब्रांडेड आरओ लगे हैं, तो भी इतनी दिक्कत आ गई। अगर आरओ का पानी नहीं यूज होता तो ये पूरा हालत ही यहाँ पे खराब हो जाती। ये वजह ये है कि जो जेल में पीछे की इधर से चैम्बर की लाइन गई हुई है, पीछे सेंट्रल जेल से, तो वो लाइन में जब भी चौक हो जाती है तो उसका सारा का सारा पानी ओवरफ्लो होके पीछे मैदान है उसमें पूरा का पूरा भरा जाता है। उससे भरता है, भरते से सीधे सीधे आसपास के बोरिंग वगैरह सभी में आ जाता है। बिल्डिंग में कितने जो है फ्लैट्स हैं और कितने लोग बीमार हैं? हमारी बिल्डिंग में टोटल 18 फ्लैट है, जिसमें अभी 14 परिवार रह रहे हैं। और ये है कि स्थिति की 14 परिवार में से कम 8 से 10 परिवार में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है और हर परिवार में कम से कम 2 लाइन तो सलाइन चढ़वा रहे हैं। नगर प्रशासन ने फौरी तौर से लोगों को बोरवेल का पानी पीने या इस्तेमाल करने से मना किया है। कहा है कि टैंकरों के जरिए पीने का सुरक्षित पानी भेजा जा रहा है। लाइन को तो क्लियर करवाई दिया है ताकि उसमें दिक्कत ना है। पानी भी अभी ठीक आ रहा है। बोरवेल को भी अभी शॉक क्लोरिनेशन करा के उसको बंद रखेंगे और हमने रहवासियों को सुझाव दिया है कि वो उस पानी का, बोरवेल के पानी का उपयोग ना करें। साथ ही जो सीवर वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम जेल अथॉरिटीज़ के साथ बात करके उसमें जो अगर लाइन चेंज करने की ज़रूरत होगी या एक्स्ट्रा चेम्बर्स बनाने की ज़रूरत होगी उसको हम टेकअप कर लेंगे ताकि यहाँ लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत ना आए। नगर पालिका आयुक्त ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स का दौरा कर निवासियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या के समाधान के लिए जल्द ही स्थायी कदम उठाए जाएंगे।